जी दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी इस चैनल पे क्लास 10th के फिजिक्स की जो है सेकंड चैप्टर चल रहे दोस्तों, प्रकाश का आवर्तन अपवर्तन। दोस्तों इससे पहले जो है और भी बहुत सारे टॉपिक जो है प्रकाश के अपवर्तन से पढ़ाए जा चुके हैं दोस्तों। और इससे पहले क्या है कि हमारा प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों, उसकी थ्योरी जो है पूरी कंप्लीट करा दी गई है दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है दोस्तों, और वो टॉपिक हमारा दोस्तों है अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या दोस्तों? अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अपेक्षिक अपवर्तनांक दोस्तों हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में ना क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया होगा कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक वह क्षमता है जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसे मोड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, मतलब सीधा बोला जाए तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों, तो उसका पथ परिवर्तन या उसको मोड़ने की जो क्षमता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, और अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला ही मैंने बताया था कि माध्य थी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। एन बटा सी एम। ठीक है, जहां पे सी क्या है दोस्तों, शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल है, और सीएम क्या है दोस्तों, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। दोस्तों अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में मैं बात करूंगा कि अपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है। तो दोस्तों अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है कि दो माध्यमों के, ठीक है, दो माध्यम लेना है हमको, दो माध्यमों के निरपेक्ष अनुपात के, निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहा गया बताइए, अपवर्तनांक, अपेक्षिक अपवर्तनांक कि दो माध्यमों, ठीक है, दो माध्यमों दो माध्यमों के निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांकों अनुपात को अनुपात को क्या कहेंगे दोस्तों, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये 2 नंबर में हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में हमारे एग्जाम में ये पूछा गया क्या है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहेंगे दोस्तों, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलते हैं कि हमारा माध्यम एक और माध्यम दो है ना, मान के चलो एक माध्यम जिसका नाम क्या है, एक है, और एक माध्यम है दूसरा जिसका नाम है दो। अगर उसका निरपेक्षिक अनुपात n1 और n2 हो, ठीक है, इसको लिखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। क्या बोला गया कि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अनुपात क्रमशः क्या होगा दोस्तों, n1 और n2 हो तो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि माध्यम 1 है हमारा, जिसका निरपेक्ष अनुपात क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा दोस्तों, अपवर्तनांक। ठीक है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, n1, और माध्यम 2 है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, n2। ठीक है, हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अनुपात को n21 से निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का यह है कि अगर माध्यम 1 है हमारे पास, माध्यम 2 का अगर अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे दोस्तों, तो n1 और n2 क्या है, माध्यम 1 और 2 का निरपेक्ष अनुपात है। अब देखो अपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है वो दोस्तों अकेला नहीं निकाला जा सकता, एक दूसरे के साथ इसको कंपेयर करके निकालेंगे। मतलब कहने का माध्यम 2 का माध्यम 1 के अगर सापेक्ष की बात करें दोस्तों, और उससे हम लोग क्या शॉर्ट में लिखेंगे, n21 का मतलब याद रखना दोस्तों, जहां भी n21 दिखे तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष बात करनी है। अगर मान के चलो दोस्तों n12 लिख दे दोस्तों,
तो माध्यम 1 के माध्यम 2 के सापेक्ष की मैं बात करूंगा। तो N21 से निरूपित करते हैं। तो N21, ठीक है, N21 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फॉर्मूला ऊपर डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि उसके निरपेक्षिक अपवर्तनांक के अनुपात को कहेंगे। ठीक है, तो बताओ पहले माध्यम 2 का बात किया गया दोस्तों, तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अनुपात कितना है दोस्तों? N2 है। और माध्यम 1 का क्या होगा दोस्तों? N1 है। ठीक है, ये नहीं तो फिर पूरा भी लिख सकते हैं हम लोग। पहले पूरा लिख लेते हैं। पूरा क्या लिखेंगे दोस्तों? पूरा क्या लिखेंगे कि माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अनुपात अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या, जिसका नाम पहले लिया उसको पहले ऊपर लिखेंगे, यानी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा में क्या करेंगे दोस्तों? बटा में माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो वो जो हमारा डेफिनेशन था, डेफिनेशन इसको फुलफिल कर गया। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? N21 लिखेंगे, यानी N21 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? N2 है। ठीक है दोस्तों, और माध्यम 1 का क्या है? N1 है। तो दोस्तों हमारा एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, कि अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताओ, अपवर्तनांक के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर मान के चलो माध्यम 2 का दोस्तों अगर हमें निकालना है अपवर्तनांक N2, तो क्या हो जाएगा? तो C बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों? C2 लिख सकते हैं, बोलो। और N1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? C बटा C1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे N2 और N1 का मान अगर दोस्तों यहाँ रख दिया जाए, N21 बराबर क्या लिखेंगे? N2 के जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों बताओ? N2 बटा N1, N2 के जगह पे C बटा C2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे C बटा C1 लिख सकते हैं। दोस्तों इसको अगर काट छाट के काम करें दोस्तों, तो C1 ऊपर चला जाएगा और C2 क्या होगा हमारा दोस्तों? नीचे आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि N21 को हम लोग C1 बटा C2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये सारे फॉर्मूला दोस्तों न्यूमेरिकल में ये काम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर प्रकाश की चाल की बात करें और अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें दोस्तों, तो जिसका नाम पहले लिया है उसका बाद में लिखा जाएगा। जैसे N21, 2 पहले, तो यहाँ पे अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे दोस्तों, जो पहले लिखा वो पहले ऊपर लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दोस्तों एक बात बताओ, अभी हमने क्या लिया था? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष लिया था। अगर इसी प्रकार मैं डायरेक्ट बात करूं दोस्तों कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों? तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग। अब क्या देखना है कि माध्यम 1 का, ठीक है, क्या है? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे दोस्तों, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो माध्यम 1 और यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2, N12 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला N1 अपॉन N2 हो जाएगा दोस्तों। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकाश की चाल की बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो प्रकाश की चाल को कन्वर्ट करेंगे तो N12 को क्या लिखेंगे दोस्तों? C2 अपॉन C1। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये दोनों को देख लो। यहाँ पे अगर माध्यम 2 पहले बात करता है दोस्तों, तो N2 N1 है। प्रकाश की चाल की बात करेंगे दोस्तों, तो C1 C2 उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे माध्यम 1 पहले की बात कर रहे हैं, माध्यम 2 बाद में दोस्तों, तो यहाँ पे देखो अपवर्तनांक N1 N2 हो जाएगा, और इसका क्या है? प्रकाश की चाल C2 C1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात किया था दोस्तों। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में ये हमारा काम आता है। ठीक है, अगला दोस्तों टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, या कहीं भी पढ़े हो दोस्तों, तो वहां पे बताया गया है प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2। और उसी तरीका से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम हमने पढ़ा, दूसरा नियम हमने पढ़ा, वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो याद रखना, प्रकाश का फर्स्ट नियम
और प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम दोस्तों दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों दोनों नियम कौन कौन सा है, तो चलो देखते हैं। तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम हमारा क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होगा दोस्तों, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल चेंज है। क्या है, तो बोलेंगे कि आपतित किरण, ठीक है दोस्तों, आपतित किरण और वहां पे हमारा परावर्तित किरण था और यहाँ पे हमारा दोस्तों अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह हमारा फर्स्ट नियम हो गया प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का भी फर्स्ट नियम दोस्तों पढ़ाया गया था, बिल्कुल एकदम ऐसा ही है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोस्तों दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है देखते हैं, कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण का मतलब रंग होता है दोस्तों, किसी विशेष वर्ण के लिए जो हमारा आपतन कोण होती है, तो आपतन कोण की जिया का मतलब होता है दोस्तों साइन। ठीक है, वो साइन थीटा कोस थीटा वाला साइन हो जाएगा। तो आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, दोस्तों। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात क्या होता है दोस्तों, एक नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं या फिर ये बोल लो, एक पॉइंट इसका और लिख लेते हैं दोस्तों। एक चीज और याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है दोस्तों, उसे एक नाम से और जानते हैं और उसे स्नेल का नियम कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों स्नेल का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, वीवीआई लगा सकते हो, पूरे को लगा लो वीवीआई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कहेंगे कि इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कहता है दोस्तों कि यदि आपतन कोण I, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्नेल के नियम से हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन I बटा साइन R बराबर एक नियतांक हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम हो गया।
क्या हो गया कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है दोस्तों, एक नियतांक होता है। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होगी दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा ये जो प्रकाश के अपवर्तनांक का दूसरा नियम जो है उसमें जो नियतांक है दोस्तों वो बराबर होता है हमारा माध्यम 2 और माध्यम 1 के सापेक्ष अनु अपवर्तनांक के। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग। क्या होगा दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम का जो नियतांक होता है, स्नेल के नियम का नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इस तरीका से हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम पूरा का पूरा क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 लिखा जा सकता है दोस्तों। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों कि साइन आई जो है, देखो ऐसे करके पूछा है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होते हैं, और 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। N2 अपॉन N1 पहला ऑप्शन, N1 अपॉन N2 दूसरा ऑप्शन, N1 इंटू N2 और तीसरा है N1 प्लस N2। ये दोस्तों किसी न किसी साल ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे तो उसका एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों, इससे आप लोग कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन आई इधर N1 कर लो बराबर में, और यहाँ पे N2 साइन आर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। अब ट्रिक देखो कैसे काम करेगा, ट्रिक कैसे काम करेगा वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये हमने बनाया और ऐसे करके ये लंब बना लो और ऐसे इसको बेल दो, तो दोस्तों ये हमारा आई है, ये हमारा आर है, इसको N1 और इसको N2। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक देखो कैसे काम करेगा कि यहाँ पे माध्यम 1 जो है, तो माध्यम 1 के साथ हम किसको लेके चलेंगे, आई को। माध्यम 1 के साथ किसको लेके चलेंगे, आई को। अब माध्यम 2 के साथ किसको लेके चलेंगे दोस्तों, आर को। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो माध्यम 1 है, N1 किसके साथ में है, आई के साथ में। माध्यम 2 है, किसके साथ है दोस्तों, आर के। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, कि साइन आई है, यहाँ पे मान के चलो साइन आई है, और साइन आर को इधर लेके आ जाओ, साइन आर बराबर N2 तो वहीं का वहीं रहेगा, N1 को नीचे भेज दो दोस्तों। इस तरीका से आप ये क्वेश्चन का जो है ना सही आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आपका काम कर गया। तो बताओ साइन आई अपॉन साइन आर क्या आंसर हो जाएगा, N2 अपॉन N1 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर भूल जाते हो तो आप इस तरीका से इसको याद रख सकते हो। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी भी दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं उनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही आप याद रख सकते हो, और मान के चलो एग्जाम में अगर आ भी जाए दोस्तों तो आप देख भी सकते हो, उसको देख करके आंसर लगा सकते हो अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान के चलो पहली एग्जाम्पल की मैं बात करूं दोस्तों, तो मान के चलो एक गिलास लेता हूं, उसमें पानी रखा है, तो पानी मतलब पानी भरी हुई बर्तन में एक लकड़ी को रखो या पेन को रखो या छड़ को रखो दोस्तों, तो वो हल्की टेढ़ी दिखाई देती है। वो टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, कि वो हमारा क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि दैनिक जीवन में आप ये आसानी से देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक चीज और है दोस्तों, अगर मान के चलो आप कभी नदी किनारे या स्विमिंग पूल है चाहे कहीं भी बैठे हुए और अपने पैर जो है पानी में डाले हुए हो, ठीक है, तो पैर अपने पानी में रखे हुए हैं, तो आप अपने पैर को देखना, तो आपका पैर जो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भी दिखाई देगा और थोड़ा सा छोटा भी दिखाई देगा दोस्तों। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, है ना, इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ही है दोस्तों। ठीक है, एक तो और है कि एक बाल्टी में मान के चलो पानी भरी हुई है, तो बाल्टी की तली को ऊपर उठा हुआ दिखाई देना दोस्तों, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, सिक्का अगर मान के चलो रख दो तो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है दोस्तों, ये भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूले दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।